हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं जसवंत सिंह। ऑनलाइन कक्षा में पढ़ते हुए हम और आप संविधान के अंतर्गत अब तक आपने और हमने जो अध्ययन किया था उसमें यह जाना था कि भारतीय संविधान अद्वितीय है, विलक्षण है, अनुपम है, अनोखा है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान है। और भारतीय संविधान निर्माण में जो समय लगा वो भी आपने जाना था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। अब यहाँ 2 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो लगभग प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं, कंपटीशन क्लासेज में पूछे गए हैं, बोर्ड एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चनों में पहला बनता है कि भारतीय संविधान पारित कब हुआ, भारतीय संविधान लागू कब हुआ। पारित या अधिनियमित, अधिनियमित या आत्मार्पित, आत्मार्पित या इसको अंगीकृत भी कह सकते हैं। भारतीय संविधान अंगीकृत कब हुआ। एक बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, अंगीकार, भारतीय संविधान अंगीकार कब हुआ। तो ये सब समानार्थी शब्द हैं। आपसे भारतीय संविधान पारित कब हुआ या अधिनियमित कब हुआ या आत्मार्पित कब हुआ या अंगीकृत कब हुआ या अंगीकार कब हुआ या स्वीकृत कब किया संविधान सभा ने, ऐसे संविधान सभा की इसे स्वीकृति कब मिली। तो इन सभी प्रश्नों का एक ही छोटा सा आसान सा जवाब है 26 नवंबर 1949। इन सभी का जो जवाब है वो है 26 नवंबर 1949। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। यहीं से संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ। तो 9 दिसंबर 1946 से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक का जो समय है, जो कालावधि है, वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय है। यानी संविधान सभा की प्रथम बैठक, संविधान निर्मात्री सभा की प्रथम बैठक, प्रथम अधिवेशन की जो तिथि है वो 9 दिसंबर 1946 है। तो 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 की जो कालावधि है वो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन की है। आसान है। 26 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 को पारित होने वाला संविधान, इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था 9 दिसंबर 1946 से। तो 9 दिसंबर 1946 से लेकर के 26 नवंबर 1949 तक 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगभग। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान लागू कब हुआ, भारतीय संविधान क्रियान्वित कब हुआ, भारतीय संविधान एक्टिवेट कब हुआ, भारतीय संविधान को अमली जामा कब पहनाया गया। इन प्रश्नों का जवाब 26 जनवरी 1950 है। 26 जनवरी 1950। अब यहाँ एक नया क्वेश्चन निकल कर आता है। एक तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया ही काफी धीमी रही। लंबे समय के बाद, बड़े इंतजार के बाद 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान बनकर तैयार हुआ।
फिर भी इसे 26 जनवरी 1950 में लागू किया। यानी ये और एक्स्ट्रा समय क्यों लिया गया, लागू करने में देरी क्यों हुई? तो जैसा कि आप इतिहास की घटनाओं में पीछे झांक कर देखेंगे तो एक जैसे कैबिनेट मिशन इंडिया में आया था 1946 में, जिसके प्रावधान अनुसार हमने संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ किया था, इसी तरह का एक मिशन, एक कमीशन, एक दल, एक आयोग, एक टोली ब्रिटिश पार्लियामेंट ने साइमन कमीशन के नाम से इंडिया में भेजी थी। साइमन कमीशन सुना होगा आपने इतिहास की घटनाओं में, ये प्रमुख घटना है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा तैयार किया गया एक 7 सदस्यीय दल था, जो फरवरी 1928 में इंडिया में आकर पहुंचा था। इसका गठन 1927 में इंग्लैंड की नई टोरी सरकार ने किया था। तो 1927 में गठित होने वाला साइमन कमीशन इंडिया में आकर पहुंचा था 1928 में। ये 7 सदस्यीय एक जांच कमेटी थी, एक 7 सदस्यीय दल था, कमीशन था, टोली थी, जो ब्रिटिश शासन की समीक्षा के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने हिंदुस्तान में भेजा था। इसके सभी 7 सदस्य अंग्रेज थे, एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। इसलिए भारत में, हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में इसका विरोध हुआ। इसका जो अध्यक्ष था वो सर जॉन साइमन था। इसीलिए इस कमीशन का नाम, इस दल, इस टोली, इस जांच कमेटी का नाम भी साइमन कमीशन रखा गया था। लेकिन जब ये हिंदुस्तान में आकर पहुंचा तो इसका स्वागत विरोध के रूप में हुआ। हिंदुस्तान में इसका विरोध हुआ। इसके विरोध का नेतृत्व प्रमुख रूप से लाहौर में लाला लाजपत राय ने किया था। लाला लाजपत राय को सांडर्स नामक पुलिस अधिकारी ने लाठियों से मारा था। अंततः उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन इसका विरोध भयंकर रूप से जब हुआ तो वायसराय इरविन ने भारतीयों के, हिंदुस्तानियों के, भारतवर्ष के लोगों के विरोध को शांत करने के लिए एक गोलमोल सी घोषणा की थी, डोमिनियन स्टेट्स। डोमिनियन स्टेट्स, डोमिनियन स्टेट्स मतलब स्वायत्त शासी राज्य, स्वायत्त शासी राज्य। डोमिनियन स्टेट्स की घोषणा की गई थी। साइमन कमीशन के विरोध को शांत करने के लिए वायसराय इरविन ने भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए, उनकी आवाज को दबाने के लिए, उनके विरोध को रोकने के लिए डोमिनियन स्टेट्स की घोषणा की, जिसका मतलब लगाया गया था स्वायत्त शासी राज्य। स्वायत्त शासी, ऑटोनोमस, स्वयं अपना शासन, यानी ऐसा शासन जो अपने अधीन हो, अर्थात इसको आप दूसरे अर्थ में समझे तो स्वतंत्रता ही है, आजादी ही है। तो जब डोमिनियन स्टेट्स की घोषणा की गई थी तो भारतीयों का विरोध जो था, साइमन कमीशन का जो विरोध था, वो शांत हुआ। क्योंकि हमें स्वायत्त शासी राज्य देने की वायसराय इरविन, जो ब्रिटिश शासन का बहुत बड़ा पदाधिकारी था, वायसराय इरविन, तो इरविन के द्वारा जब डोमिनियन स्टेट्स की घोषणा की गई तो भारतीयों का विरोध शांत हुआ। कब हमें आज़ादी मिल जाएगी, इसका मतलब ये लगा लिया भारत के लोगों ने, हिंदुस्तान वासियों ने। लेकिन जब बाद में अंग्रेजों का पता चला कि डोमिनियन स्टेट्स का मतलब अंग्रेजों के अनुसार एक ऐसा शासन था जिसको आप द्वैध शासन के नाम से जान सकते हो। द्वैध शासन, दोहरा शासन, अंग्रेजों के शासन की दोहरी नीति,
अंग्रेज इसमें यह कहना चाह रहे थे, यह बताना चाह रहे थे कि गद्दी हिंदुस्तानियों की होगी और शासन अंग्रेजों का होगा। डोमिनियन स्टेट का मतलब उन्होंने ये बताया बाद में कि राजा हिंदुस्तानी होंगे और शासन चलाने वाले शासन अंग्रेजों का होगा। लेकिन ये चीज़ हमें रास नहीं आई अंग्रेजों की, ये धोखाधड़ी की, ये कूटनीति की, छल कपट की नीति हमारे समझ से परे थी। इसलिए हमने डोमिनियन स्टेट्स का भी बहिष्कार कर दिया, विरोध कर दिया। अंततः कांग्रेस, जिसके बारे में आपको बता चुका हूं, कांग्रेस का मतलब हिंदुस्तान माना जाता था और हिंदुस्तान का मतलब पहले कांग्रेस माना जाता था। तो कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हुआ, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। कांग्रेस के इस अधिवेशन में हिंदुस्तान वासियों ने पूर्ण स्वराज की मांग की। पूर्ण स्वराज, पूरी आजादी, डोमिनियन स्टेट्स नहीं, स्वायत्त शासी राज नहीं, द्वैध शासन नहीं, द्वैरा शासन नहीं, पूरी आजादी चाहिए। पूर्ण स्वराज की मांग की, संकल्प लिया, शपथ ली, सौगंध ली कि जब तक पूर्ण स्वराज नहीं मिलेगा हम विरोध करते ही रहेंगे, ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकेंगे। यही नहीं, आजादी से पूर्व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराकर भारत को आजाद भी कर दिया था, भारत को स्वतंत्र भी घोषित कर दिया था। लेकिन ये काल्पनिक आजादी थी, ये पूर्ण आजादी नहीं थी। तो हम स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे थे, लेकिन हमें अंततः आजादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को। 15 अगस्त 1947, एक ही देश में दो स्वतंत्रता दिवस नहीं हो सकते थे। इसलिए हमने 15 अगस्त का दिन तो स्वतंत्रता दिवस के रूप में, स्वतंत्रता दिवस के रूप में स्वीकार किया, जो प्रतिवर्ष मनाया जाता है 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस। और 26 जनवरी, जिस दिन का हम इंतजार कर रहे थे संविधान को लागू करने के लिए, क्योंकि 26 जनवरी का जो दिन था ये तो और ऐतिहासिक दिन था, जिस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1930 में भारत को आजाद घोषित किया था, रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहरा करके। लेकिन ये 26 जनवरी की जो तिथि थी एक शुभ और ऐतिहासिक तिथि थी। हालांकि हम काल्पनिक आजादी मनाते थे इस दिन, लेकिन वास्तविक आजादी 15 अगस्त को मिली। तो 15 अगस्त हमने स्वतंत्रता दिवस स्वीकार किया। लेकिन इस तिथि को आने वाली पीढ़ियां भूल नहीं जाएं, क्योंकि ये शुभ और ऐतिहासिक दिन था। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस, रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराकर भारत को आजाद घोषित किया। इस 26 जनवरी की तिथि को भूल नहीं जाए, चिर स्थायी रखने के लिए, चिर स्मरणीय रखने के लिए हमने इस तिथि का इंतजार किया। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार किए गए भारतीय संविधान को हमने 26 जनवरी 1950 को ही लागू किया, क्रियान्वित किया, इसे एक्टिवेट किया, इसको अमली जामा पहना है। और इस दिन भारत को गणतंत्र घोषित किया। भारत को गणतंत्र घोषित किया। गणतंत्र कह सकते हो या गणराज्य भी कह सकते हो, दोनों का शाब्दिक अर्थ एक ही होता है। पॉलिटिकल साइंस में गण का मतलब होता है प्रमुख और तंत्र माने होता है शासन। शाब्दिक अर्थ हो गया प्रमुख का शासन। इसी तरह से यहाँ भी गण का मतलब प्रमुख और राज्य का मतलब होता है शासन करना, राज्य करना। तो गणतंत्र या गणराज्य, भारत को गणराज्य घोषित किया, भारत को गणतंत्र घोषित किया। अब गणतंत्र किसे कहते हैं, गणराज्य किसे कहते हैं? यानी जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष अर्थात राष्ट्रपति निश्चित समय के लिए निर्वाचित होता हो, वंशानुगत राजा ना हो, उस देश को गणतंत्र या गणराज्य कहा जाता है। जैसे भारत, भारत एक गणतंत्र है, भारत एक गणराज्य है, क्योंकि इस देश का राष्ट्रपति अर्थात राष्ट्राध्यक्ष, शासन का प्रमुख कौन है? हमारे शासन का प्रमुख, हमारे शासन का प्रमुख राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति के नाम पर ही देश का संपूर्ण शासन चलता है। हालांकि शासन मंत्रिपरिषद द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में चलता है, लेकिन वो सब काम काज
राष्ट्रपति के नाम पर चलते हैं। देश का शासन राष्ट्रपति के नाम पर चलता है। राष्ट्रपति देश के शासन का प्रमुख है और भारत में प्रमुख का शासन है। भारत में गणतंत्र है, भारत में गणराज्य है। इसीलिए राष्ट्रीय पर्व के रूप में हम प्रति वर्ष 26 जनवरी के दिन को कैसे मनाते हैं? गणतंत्रता दिवस के रूप में। ये याद रखेंगे, 2 राष्ट्रीय पर्व आए हैं इधर। एक स्वतंत्रता दिवस आया है 15 अगस्त, वास्तविक आजादी मिली है और लेकिन हम 26 जनवरी को भी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते आ रहे थे। 1930 से लेकर के जब तक आजादी मिली तब तक ये सोहर ऐतिहासिक दिन था। इसलिए हमने इस दिन भारत के नवनिर्मित संविधान को लागू किया, क्रियान्वित किया और भारत को इस दिन गणतंत्र घोषित किया। गणतंत्र किसे कहते हैं? जिस देश का राष्ट्राध्यक्ष अर्थात राष्ट्रपति निश्चित समय के लिए निर्वाचित होता हो, वंशानुगत नहीं, उसे गणतंत्र कहते हैं। जैसे भारत का राष्ट्राध्यक्ष अर्थात राष्ट्रपति शासन का प्रमुख निर्वाचित होता है। 5 वर्ष के लिए उसे निर्वाचित किया जाता है। वो वंशानुगत राजा नहीं होता है इंग्लैंड की तरह। जैसा कि मैं आपको पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया। संसदीय शासन व्यवस्था में 2 संप्रभु होते हैं, एक वास्तविक संप्रभु और दूसरा नाममात्र का संप्रभु। वास्तविक संप्रभु प्रधानमंत्री इंग्लैंड की तरह, इंग्लैंड में भी प्रधानमंत्री वास्तविक संप्रभु है, भारत में भी प्रधानमंत्री ही वास्तविक संप्रभु है। लेकिन वहां नाममात्र का जो संप्रभु है वो राष्ट्रपति है भारत में। लेकिन भारत के राष्ट्रपति की तरह इंग्लैंड में जो नाममात्र का संप्रभु है वो सम्राट है, जो वंशानुगत है। ये हमारे और इंग्लैंड के संसदीय शासन में अंतर है कि वहां का जो नाममात्र का संप्रभु है सम्राट, वो वंशानुगत है। अर्थात एक बार जो राष्ट्राध्यक्ष वहां बन जाता है, सम्राट जो बन जाता है, उसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम होती है, आजीवन वह उस पद पर बना रहता है। उसकी मृत्यु के बाद उसकी संतान ही उस पद की उत्तराधिकारी होती है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत में राष्ट्रपति का पद मात्र 5 वर्ष के लिए, वो भी निर्वाचित है। और राष्ट्रपति बीच में मर जाए, त्यागपत्र दे दे, इस्तीफा दे दे, एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो जाए, किसी भी तरह से उसका पद खाली हो जाए, तो अगले राष्ट्रपति का भी निर्वाचन होता है। और 5 वर्ष के बाद उसका कार्यकाल जब समाप्त हो जाता है, तो उसका बेटा या बेटी राष्ट्रपति के पद पर उत्तराधिकारी नहीं हो सकता, नए राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। यही गणतंत्र है, यही गणराज्य है। जैसे कि भारत, जिस देश का राष्ट्रपति अर्थात राष्ट्राध्यक्ष निश्चित समय के लिए निर्वाचित होता हो, वंशानुगत राजा ना हो, उस देश को गणतंत्र या गणराज्य कहा जाता है। जैसे भारत को गणतंत्र या गणराज्य कब घोषित किया गया, इसी चीज पर हमारी और आपकी चर्चा चल रही थी। 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन भारत के नवनिर्मित संविधान को लागू किया गया, क्रियान्वित किया गया, एक्टिवेट किया गया, उसी दिन भारत को कैसा देश घोषित किया गया था? गणतंत्र। उस दिन से लेकर आज तक हम 26 जनवरी के दिन को राष्ट्रीय पर्व के रूप में, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है और 26 जनवरी गणतंत्रता दिवस के रूप में हम और आप मनाते हैं। तो ऐसे अद्वितीय विलक्षण अनुपम अनोखे भारतीय संविधान की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, उन पर अब हम और आप मिलकर के चर्चा करने वाले हैं। तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं या लक्षण या गुण या पक्ष में तर्क आपसे पूछे जाएं, या भारतीय संविधान की प्रासंगिकता पूछी जाए, या उपादेयता पूछी जाए, या उपयोगिता पूछी जाए, या महत्व पूछा जाए, इन सबका एक मतलब होता है पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत। विशेषताएं, लक्षण, गुण, पक्ष में तर्क, प्रासंगिकता, उपादेयता,
उपयोगिता, महत्व, अच्छाई, इन सब का एक ही मतलब होता है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, भारतीय संविधान दुनिया का सबसे अनोखा संविधान है, सबसे अद्वितीय संविधान है, विलक्षण संविधान है, अनुपम है और दुनिया का सबसे विशालतम संविधान भी है। इसलिए इसकी विशेषताएं अपार हैं, ढेर सारी विशेषताओं से युक्त है भारत का संविधान। तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का चार्ट हम और आप मिलकर तैयार करने वाले हैं, जिनमें आप और हम सबसे पहले चर्चा करेंगे भारतीय संविधान की विशेषताओं में नंबर 1, लिखित निर्मित व विस्तृत संविधान। लिखित, निर्मित व विस्तृत संविधान, 3 शब्द है इधर, लिखित, निर्मित, विस्तृत। भारत का संविधान लिपिबद्ध है, भारत का संविधान लिखा गया है। जैसा कि मैंने आपको चैप्टर चालू किया था, उस दौरान बताया था, दुनिया में संविधान 2 तरह के होते हैं, लिखित और अलिखित। ऐसा संविधान जिसके अधिकांश प्रावधान लिखे हुए हों, लिपिबद्ध हों, वह लिखित संविधान होता है। जबकि ऐसे संविधान, दुनिया के ऐसे संविधान जिसके अधिकांश प्रावधान लिखित ना हो, लिपिबद्ध ना हो, अब समयों पर आधारित हो, मान्यता, रीति रिवाजों पर, रूढ़ियों पर आधारित हो, उसे अलिखित संविधान कहा जाता है। जैसे इंग्लैंड का संविधान अभिसमयों पर आधारित है, परंपराओं पर, रूढ़ियों पर, मान्यताओं पर आधारित है। अभिसमय, रूढ़ी, मान्यताओं को पॉलिटिकल साइंस की भाषा में अभिसमय कहा जाता है। रूढ़ी, मान्यता, प्रथा, कि ऐसा होता आया है, ऐसा ही कर लीजिए, ये प्रथा है, ये रूढ़ी है, ये मान्यता है, ये रीति रिवाज है, जिनको पॉलिटिकल साइंस की भाषा में बोलेंगे अभिसमय। तो इंग्लैंड का जो संविधान है वो अभिसमयों पर आधारित संविधान है, वो अलिखित संविधान है, अलिखित संविधान। जबकि भारत का संविधान कैसा है? भारत का संविधान लिखित है, लिपिबद्ध है। इसको लिखने में 2 वर्ष 11-18 दिन का समय लगा, इसको तैयार करने में, निर्मित बना हुआ है। भारत का संविधान भारतीयों ने स्वयं तैयार किया है, इसको रेडीमेड नहीं लिया है, कहीं से बना हुआ, बना बनाया नहीं ले लिया है। ये हमारी उपज है, भारतीयों की उपज है। तो भारत का संविधान लिखित है, निर्मित है, विस्तृत है। विस्तृत का मतलब विशाल है, दुनिया का सबसे विशालतम संविधान भारत का संविधान है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत के मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां जो आज वाले हैं और 22 भाग हमारे संविधान में सब परिशिष्ट भी हैं। इनके अलावा कितना विशालतम संविधान, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां। आज तो लगभग 470 अनुच्छेद है, बढ़ता ही जा रहा है हनुमान जी की पूछ की तरह। 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 22 भाग और परिशिष्टों से युक्त भारत का विशालतम संविधान, जिसका अध्ययन विस्तृत रूप से हम और आप मिलकर करेंगे कल। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।